बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हम अपने चैप्टर एंजाइम्स का आज लास्ट एसएलओ कवर करेंगे। एसएलओ है डिस्क्राइब कंपैटिटिव एंड नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। दो तरह की इनहिबिशन है जिसे हमसे डिस्क्राइब करने का, डिफाइन नहीं, डिस्क्राइब, कि हम अंडरस्टैंड करें होता क्या है इसमें, यह कहा जा रहा है। नॉलेज भी हमने एसएलओ बेस ही रखा है। कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन है क्या, पहले तो हम बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं। हर एंजाइम जो है, जनरली हम कहते हैं, हम स्टार्ट में यह बात करके आए हैं कि दे आर प्रोटीन इन नेचर। कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे आरएनए एंजाइम्स थे, उन्हें हमने नाम भी अलग दे दिया था, राइबोजाइम। फिर जो जनरली हम देखते हैं हमारे पास एंजाइम है, वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और ये करते क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं, बहुत तेज बढ़ा देते हैं। हमने इसकी एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेस की देखी थी कि अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बगैर रिएक्शन होता था तो 200 मॉलिक्यूल बनते थे कार्बोनिक एसिड के पर आवर। लेकिन अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के साथ रिएक्शन करवाओ तो आपने देखा था कि वही जो 200 मॉलिक्यूल एक घंटे में बन रहे थे, उसकी तादाद बढ़ के आपके पास आई थिंक 6 लाख हो गई थी पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा थी। 10 मिलियन टाइम इंक्रीज था। तो बेसिक काम है इनका रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाना, यानी एकदम से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना के देना, ताकि सेल की रिक्वायरमेंट को हम फौरन पूरा कर सके। हमारे पास टाइम नहीं है कि एक चीज सेल को अभी चाहिए और हम उसे घंटों डिले करके दें, हमें वो चीज फौरन बनानी है। अब जब एंजाइम किसी रिएक्शन को इतना स्पीड अप करेगा और ज्यादा प्रोडक्ट बना के देगा, तो इसके चांसेस हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये जरूरत से ज्यादा बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब एक काम इतना तेजी से हो रहा है और आप जरा सी लापरवाही करो तो आपके पास खतरा होता है कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनचेक ना हो जाए, हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा ना बन जाए। तो हमें यही काम एंजाइम के केस में भी देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि एंजाइम रिएक्शन करवाता चला जाए और जो चीज हमें जितनी चाहिए उससे ज्यादा बनना शुरू हो जाए, तो वो उल्टा नुकसानदेह हो जाएगी। तो हमें फिर एंजाइम को चेक करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है कि ये एक हद से ज्यादा अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे। उसके लिए फिर एक फिनोमेना आता है जिसे हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन, जिसमें हम एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेचुरली भी हो रहा होता है सेल में, हम आर्टिफिशियली खुद भी करते हैं। जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात हम खुद से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनने से ही रोक देते हैं, तो वो भी आपके पास एंजाइम इनहिबिशन में ही आ जाता है। जैसे आप मुख्तलिफ ड्रग्स यूज करते हो, अभी हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। तो ड्रग्स असल में क्या कर रही होती हैं, आपकी अक्सर ड्रग्स जो हैं वो आपकी बॉडी में किसी ना किसी एंजाइम को स्टॉप करती हैं, उसको इनहिबिट कर रही होती हैं, ताकि वो अपना फंक्शन ही परफॉर्म ना करे। तो ये डिपेंड करता है हमारी नीड पे। लेकिन एंजाइम इनहिबिशन एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है सेल का। क्या है एंजाइम इनहिबिशन? एंजाइम इनहिबिशन हम कहते हैं ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एंजाइम की एक्टिविटी को या तो कम कर रहे हो या बिल्कुल ही स्टॉप कर देते हो। डिपेंड करता है उसकी नीड के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप एंजाइम को एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करवाते हो, वो मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिविटी को कम या स्टॉप करता है। ये जो मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करवा दे या स्टॉप कर दे, हम इस मॉलिक्यूल को इनहिबिटर कहते हैं। और इसकी वजह से जो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हुई है, इसे एंजाइम इनहिबिशन का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड? ये रहा आपके पास इक्वेशन से इसकी रिप्रेजेंटेशन। जनरली हम देखते हैं इस तरह से होता है, एंजाइम के साथ उसका सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करता है, और हमने एंजाइम मैकेनिज्म एक्शन में पढ़ा था कि इन दोनों के रिएक्ट करने से एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हो। इस कॉम्प्लेक्स में फिर आप देखते हो एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस करता है और उसका प्रोडक्ट बना देता है, और एट द एंड एंजाइम रिलीज हो जाते हैं, यानी प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब आपके पास सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आके बाइंड कर जाए, तो आप देखते हो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की बजाय एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब भी एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है तो हम देखते हैं कि एंजाइम उस इनहिबिटर से प्रोडक्ट नहीं बना पाता और आपके पास रिएक्शन वहीं पे स्टॉप कर जाता है, फर्दर प्रोसीड नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास इनहिबिशन के दौरान क्या हो रहा है कि एंजाइम जो है उसको उसका काम करने से
रोका जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है? दो तरीके हैं, या तो उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक किया जा रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आके बाइंड कर गया। जब इनहिबिटर आके एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया तो इसका मतलब है एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा। या दूसरा तरीका यह होता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है। एक्टिव साइट खाली ही है लेकिन स्ट्रक्चर ही आके ऐसे चेंज कर दिया इनहिबिटर ने कि अब एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं कर पा रहा। तो दोनों सूरतों में क्या हुआ, सबस्ट्रेट बाइंड किया या नहीं किया, प्रोडक्ट नहीं बना। हमने कहा एंजाइम इनहिबिशन होगी, और जिसने करवाया उसे हमने कहा ये इनहिबिटर है। तो इनहिबिटर क्या है? ये आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है जो एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को या तो स्टॉप कर दे या उसे रिड्यूस कर दे। हम कहेंगे ये एंजाइम इनहिबिटर है और इस प्रोसेस को एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे। एग्जांपल देख लें, आपकी बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करती हैं और इनहिबिशन करवाती हैं। जैसे आपके पास एस्पिरिन है या आपके पास बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं, चाहो तो ये वर्ड अलग से लिख लो, जिनमें आपके पास एग्जांपल आती है पेनिसिलिन की, कि एंटीबायोटिक्स जो आप यूज करते हो ये भी असल में क्या करती हैं, अक्सर व बेशतर किसी एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती हैं। या फिर आप बाज़ औक़ात देखते हो टॉक्सिन्स, अक्सर हम सुनते हैं ना किसी ने जहर खाया उसकी मौत होगी, डेथ होगी, तो वो टॉक्सिन्स भी यही काम कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी के किसी स्पेसिफिक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। और वो एंजाइम इनहिबिट होने से वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता बाज़ औक़ात, तो हम देखते हैं इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। जैसे बड़ा कॉमन टॉक्सिन है साइनाइड, साइनाइड खा लिया तो डेथ है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपका रेस्पिरेटरी रिएक्शन हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसे ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन कंप्लीट ना होने की वजह से हो जाती है। तो ये सब क्या है? डिफरेंट इनहिबिटर्स हैं हमारे पास। कैसे काम कर रहे हैं उस लिहाज से हम देखते हैं कि इनहिबिशन दो तरह की है। वो दो तरह की कौन सी है? उसमें पहले नंबर पे आपके पास कंपैटिटिव इनहिबिशन है। जरा नाम पे गौर करो, इसका नाम ही आपको इसकी टाइप बता देगा। कंपैटिटिव का मतलब है कंपटीशन से, ये वर्ड कंपटीशन से बना है, और कंपटीशन में दो चीजों में मुकाबला होता है किसी एक चीज को अचीव करने के लिए। जनरली क्या होता है? जनरली आप देखते हो ये एंजाइम है और उसकी एक्टिव साइट है। होना यह चाहिए कि एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग जो उसका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है ये आए और एक्टिव साइट पे बाइंड करे और एंजाइम इसका प्रोडक्ट बना दे। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं सेल के अंदर जो सबस्ट्रेट है ना, इसके करीब करीब एक और मॉलिक्यूल होता है, 100% इस जैसा नहीं होता लेकिन इसके स्ट्रक्चर से काफी सिमिलैरिटी रखता है और वो इसकी जगह एंजाइम की एक्टिव साइट पे फिट हो सकता है। वो आके एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। सबस्ट्रेट बाइंड नहीं किया, इससे मिलता जुलता एक और मॉलिक्यूल है, ये आया और आके कंपीट किया। इसने किसको कंपीट किया? सबस्ट्रेट को। क्यों? दोनों ने आके एक्टिव साइट पे बाइंड करना है और दोनों इकट्ठे बाइंड नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक करेगा, तो इनमें कंपटीशन होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कंपैटिटिव इनहिबिशन, कि सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एक कंपैटिटिव इनहिबिटर आता है जो सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करने देता, उससे पहले खुद बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होती। अब जब एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबस्ट्रेट अगर है भी तो भी वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो उसकी जगह जो इनहिबिटर बाइंड किया है वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, और एंजाइम के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस इनहिबिटर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, क्योंकि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम कहेंगे कि इस कंपैरेटिव इनहिबिटर ने एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया है। कंपैरेटिव क्यों है? क्योंकि सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, जहां पे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है उसी एक्टिव साइट पे ये भी बाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कंसेप्ट हमें क्लियर है। अब हम जरा बुक की वर्डिंग भी देख लेते हैं। कहता है कंपैरेटिव इनहिबिटर्स जो है ये रिजेंबल करते हैं, मिलते हैं किससे? जो नेचुरल सबस्ट्रेट होता है एंजाइम का, और इनमें मुकाबला होता है किसमें? इनहिबिटर में और सबस्ट्रेट में, कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट बाइंड किया तो प्रोडक्ट बन गया, और अगर कंपैरेटिव इनहिबिटर बाइंड किया तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना। तो हम कहते हैं कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता और हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। ठीक,
एग्जाम्पल हमें तीनों जगह काम आएगी। हमारे पास एक एंजाइम है सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज। ये क्रेब्स साइकिल का बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्रेब्स साइकिल क्या है हमने आगे चैप्टर में पढ़ना है, इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, होता इसमें यह है कि ये जो सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, इसका नेचुरल सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट। जब सक्सिनेट आता है तो आप देखते हो सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज जो है इसे फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्रोडक्ट है। लेकिन होता यह है कि इस सक्सेनिक एसिड या जिसे आप सक्सिनेट कह रहे हो, इससे मिलता जुलता एक और मॉलिक्यूल होता है जिसे आप कहते हो मैलोनेट। इसके स्ट्रक्चर में और सक्सिनेट के स्ट्रक्चर में बहुत रिजेंबलेंस होती है। यह मैलोनेट जो है यह असल में सक्सिनेट का कंपैटिटिव इनहिबिटर है। यह आके जहां पे सक्सिनेट ने बाइंड करना होता है, यह सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। जब यह बाइंड करता है तो आप देखते हो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता और कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। यह देखो मैंने आपके पास एडवांस डायग्राम भी लगाई है ग्रेड 11 से, ताकि आप समझ सको। यह है हमारा सक्सिनेट। जरा देख रहे हो फर्क कहां आ रहा है, और यह मेलोनेट है जो इसका इनहिबिटर है, कंपैरेटिव इनहिबिटर है। फर्क सिर्फ आपको यहां आ रहा है, जहां पे 2 कार्बन है सबस्ट्रेट के अंदर, इनहिबिटर में आप देख रहे हो 1 कार्बन है, बाकी सब सेम है। यहां पे एक्टिव साइट पे ये बाइंड कर रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड किया, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट में सिंपली क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड अपीयर हुआ हमारे पास। लेकिन जो मैलोनेट है ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी तो रखता है, लेकिन 100% वैसा नहीं है। ये जब एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो एंजाइम जो है उसको कैटालाइज नहीं कर पाता और आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनता। अब यहां पे कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं जो आपके कंसेप्ट्स को बेहतर करेंगी। हमने बात की कि हमारा सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, मुताबिकत है। ये एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं सेम एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए। अब दोनों में से ना जो ज्यादा होगा उसके बाइंड करने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपके पास सबस्ट्रेट है ही कम तो इसका मतलब है इनहिबिटर जो है वो ज्यादा है, वो इजीली एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा। लेकिन चूंकि मुकाबला है, कंपटीशन है, आप इस चीज से बच सकते हो। कैसे बच सकते हो कि आप सिंपली सेल के अंदर अपने सबस्ट्रेट की तादाद ज्यादा कर दो। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है इनहिबिटर के बाइंड करने के चांसेस कम हो जाएंगे, और इनहिबिटर की बजाय हमारा सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा और सिंपल रिएक्शन कंटिन्यू करेगा। तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? आप सिंपली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो। ये वो पॉइंट है जो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं। इसके बरक्स देखो जो सेकंड कैटेगरी है नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन की। अगर कंपैरेटिव से हमें इतना कुछ पता लगा तो नॉन कंपैरेटिव से भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है उसे हम कह रहे हैं नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर, यानी इसका और सबस्ट्रेट का आपस में मुकाबला नहीं है। सबस्ट्रेट का टोटली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नॉन कंपैरेटिव का टोटली स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि एक्टिव साइट पे सिर्फ सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है, आपका इनहिबिटर वहां बाइंड नहीं करेगा। तो फिर ये इनहिबिशन कैसे करवाएगा? ये इंटरेस्टिंग है। होता यह है कि एंजाइम के ऊपर सिर्फ एक ही पॉकेट नहीं होती जिसे आप एक्टिव साइट कहते हो, एंजाइम के ऊपर और भी पॉकेट्स होती हैं, जिनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉकेट को आप एलोस्टेरिक साइट कहते हो। ठीक है, इसको मैं यहां करके लिख रहा हूं, ये आप लोगों ने वर्ड लिखने हैं, एलोस्टेरिक साइट। जैसे एक एक्टिव साइट होती है वैसे ही एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट होती है। ये जो साइट होती है ना, यहां सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता, फिर यहां क्या बाइंड करता है, यहां पे ये नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर बाइंड करता है। अब जब ये नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड करता है ना, तो ये एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, स्पेशली एंजाइम की एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज करता है। अब जब आपके पास एंजाइम एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, अब चाहे सबस्ट्रेट अवेलेबल भी है, आप देखते हो कि वो आके एक्टिव साइट पे यानी एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाता। जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं करता तो आपका रिएक्शन कैसे होगा और प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो यहां पे टोटली डिफरेंट सिनेरियो हुआ कि सबस्ट्रेट
ने जहां एक्टिव साइट पे बाइंड करना था वो खाली ही रही एक्टिव साइट, लेकिन इनहिबिटर ने आके उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो यहां पे क्या हम कंपैरेटिव इनहिबिटर की तरह इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं? ये देखते हैं। सिंपली ये कंपीट नहीं करता एक्टिव साइट पे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या करता है, एंजाइम की एक और साइट है एलोस्टेरिक साइट, उस पर बाइंड कर जाता है, लेकिन इस दौरान करता ये है कि उसकी शेप को चेंज कर देता है। शेप चेंज करने का मतलब है कि एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होता है और उसकी एक्टिव साइट भी डिस्टर्ब होती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस में, पायरोवेट काइनेज। ये जो पायरोवेट काइनेज है, इसके दो नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर है, एलानिन और एटीपी। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा ना सेल में, वो जाएगा और पायरोवेट काइनेज के साथ बाइंड करेगा और इसका रिएक्शन स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से आप देखोगे ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट नहीं होगी और आगे रेस्पिरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने कंपैरेटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा थी और हमने देखा कि उसका कंपैरेटिव इनहिबिशन का इफेक्ट हमने कैंसिल आउट किया, इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो आंसर है नो। उसकी वजह यह है कि आपके पास यहां पे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का मुकाबला ही नहीं है। आप सबस्ट्रेट कम करो ज्यादा करो मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं कर रहा, वो तो बाइंड कर रहा है एलोस्टेरिक साइट पे, और एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज कर रहा है कि आपका सबस्ट्रेट कम है ज्यादा है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं कर सकता। ठीक हो गया? तो हम कंपैरेटिव इनहिबिशन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन नॉन कंपैरेटिव को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ये दो तरह के इनहिबिटर्स हैं, कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव, और इन वजह से जो इनहिबिशन है वो भी दो तरह की है, कंपैरेटिव इनहिबिशन और नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन। ठीक है? एंड पे हमारे पास समरी है कि आपके पास एंजाइम इनहिबिशन का अक्सर मकसद क्या होता है कि जो सेल के अंदर प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको रेगुलेट करना, ताकि जरूरत से ज्यादा चीजें ना बने, और हम एंजाइम को इस इनहिबिशन के प्रोसेस से स्लो डाउन करते हैं ताकि सेल के अंदर एक बैलेंस बना रहे, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा ना बने। ठीक है? तो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सेल को हेल्दी रखता है और उसको अपने एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रखता है कि किसी चीज की जरूरत है तो प्रोटेक्शन होगी, अगर वो चीज जितनी चाहिए थी उतनी बन गई है तो प्रोटेक्शन स्टॉप कर दी जाए। इसे हम कह रहे हैं कि सेल रिस्पॉन्ड कर रहा है एनवायरनमेंट को। ये ले जी, ये हमारा वो एसएलओ है जिसमें हमने दो तरह की इनहिबिशन को डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको ये टॉपिक, ये एसएलओ बड़े अच्छे से क्लियर होगा। हमारे पास इसकी वर्कशीट है। ठीक है? वर्कशीट में यहां सॉल्व नहीं करवाता क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट होने वाला है। आपने जब वीडियो लेक्चर देखना है, बुक से एक दफा पढ़ने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से सभी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछ रहा होता है। अब तो हम एसएलओ बेस्ड एग्जाम की तरफ जाने लगे, हमारे लिए हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तीनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसको आपने आज अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।